नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आइए देखते हैं क्या नया है आज के कार्यक्रम में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों की उपज का पहला अग्रिम अनुमान जारी। दिल्ली के दरियापुर गांव में बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया गया। धरती की सेहत बनाएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सभी किसान मुफ्त करा सकते हैं मिट्टी की जांच। किसानों के बेहतर भविष्य के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना। धान की फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों की उपज का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। साल 2021-22 के दौरान खरीफ फसलों के अनुमानित उत्पादन के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न की पैदावार रिकॉर्ड 150.50 मिलियन टन अनुमानित है। वहीं साल 2021-22 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 107.04 मिलियन टन अनुमानित है। पोषक मोटे अनाजों का उत्पादन 34 मिलियन टन, कुल दलहन की उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। वहीं साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की पैदावार 23.39 मिलियन टन अनुमानित है। गन्ने की पैदावार की बात करें तो साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन 419.25 मिलियन टन अनुमानित है। वहीं कपास का उत्पादन 36.22 मिलियन गांठें और पटसन एवं मेस्ता का उत्पादन 9.61 मिलियन टन गांठें अनुमानित है। दिल्ली के दरियापुर गांव में पूसा संस्थान नई दिल्ली, केवीके जावा नई दिल्ली एवं दिल्ली सरकार द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य था बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक करना। बासमती धान की खेती के लिए किसान किस मात्रा में खाद दें और किस तरह से देखभाल करें ताकि बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा मिले, आइए जानते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने अपने किसान भाइयों को जो बासमती धान की खेती में लगे हुए हैं, किस प्रकार से अपनी बासमती धान फसल का प्रबंधन करना है, कौन कौन से उसमें प्रमुख कीड़े लगते हैं, बीमारियां लगती हैं, उनमें कौन कौन से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फफूंदनाशी का, ताकि इन सब के अवशेष हमारे जो बासमती धान का निर्यात होता है उसमें इनके मात्राएं उस निश्चित मात्रा में रहें जितनी अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप होनी चाहिए। इस अवसर पे जो हमारे बासमती धान उत्पादक किसान थे उनके बीच में हमारे 4 वैज्ञानिकों द्वारा डॉक्टर युद्धवीर सिंह जी, डॉक्टर विष्णु माया, डॉक्टर चंदू सिंह और डॉक्टर सचिन के द्वारा किसानों को बासमती धान में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों, फफूंदनाशियों का फसल की अवस्था एवं कीड़े एवं रोग की उपस्थिति के अनुरूप इस्तेमाल करने की सिफारिश की, ताकि हमारे देश से होने वाले बासमती धान के निर्यात में सतत एवं आगे वृद्धि होती रहे और हमारे देश का वर्चस्व विश्व बाज़ार में बासमती धान का बना रहे। इस दिशा में ये हमारे प्रयास संस्थान के रहे हैं और इसके लिए मैं एपिडा का जो संस्था है, बासमती धान के एक्सपोर्ट फाउंडेशन का, विशेष रूप से डीडी के शर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित करने का अवसर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा को दिया।
बासमती चावल भारत की शान है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को एक अलग पहचान दिलवाता है। आज हमारे देश से लगभग 35,000 करोड़ रुपए का बासमती चावल का निर्यात होता है, जिससे कि विदेशों में, खाड़ी के देशों में भी जाता है और यूरोपियन देशों में भी चावल का निर्यात हमारे यहाँ से किया जा रहा है। इस निर्यात को और बढ़ाने के लिए निर्यात में जो बाधाएं हैं, उसमें जो प्रमुख बाधा है कि धान जो हमारा चावल है उसमें कुछ खास रसायनों के अवशेष होने की वजह से हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपनी पहचान को और आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसानों को जागरूक करें कि बासमती धान का उत्पादन किस प्रकार से करना है, जिससे हम जो चावल पैदा करेंगे उसमें रसायनों का अवशेष कम से कम हो और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमारे चावल को एक अलग पहचान मिले और हमारे चावल का अधिक से अधिक निर्यात हो। जब अधिक चावल का निर्यात होगा तो हमारे देश के किसानों को अधिक मूल्य मिलेगा और जब अधिक मूल्य मिलेगा तो किसानों के अंदर खुशहाली आएगी। तो आज ये प्रोग्राम का आयोजित किया जा रहा है दरियापुर गांव के अंदर, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने बासमती उत्पादकों को ये बताएं कि कौन सी किस्म का प्रयोग करना है, किस तरह से बीज को उपचार करना है, कैसे प्योर तैयार करनी है, बीमारी, कीट, खरपतवार, इनका सब का प्रबंध किस प्रकार से करना है, जिससे कि हमारे चावल में किसी भी रसायन का अवशेष ना रहे और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमारे चावल की, खासकर बासमती चावल की और अधिक मांग बढ़े। तो ये एक जागरूकता शिविर है जिसमें किसानों को जानकारी दी गई है कि वो कौन कौन सी किस्में लगा सकते हैं और साथ साथ में हमारा जो प्रबंध है उत्पादन का वो हमें किस प्रकार से करना है, जिससे कि हम बासमती चावल के अंदर अपने निर्यात को और अधिक बढ़ा पाएँ। अभी समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। आइए बात करते हैं अगली खबर का। हमारे देश में धरती को मां का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उसकी देखभाल उस तरह से नहीं हो रही है जिस तरह से हम अपनी मां की करते हैं। नतीजतन धरती माता बीमार हो रही है और इसका असर फसलों की पैदावार और उनकी गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी की कमजोरियों और उसमें मौजूद पोषक तत्वों का पता लगाती है। पृथ्वी की ऊपरी भुरभुरी सतह को मृदा यानी मिट्टी कहा जाता है। ये निचली सतह से बिल्कुल अलग होती है और इसी में फसल उपजाने की क्षमता भी होती है। मिट्टी में फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और जीवाणु पाए जाते हैं। ऊपरी सतह पर कई तरह की जैव रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं। ऐसी क्रियाएं पैदावार में मददगार हैं, लेकिन ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में बिना सोचे समझे रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भले ही इस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो, किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। इसके तहत देश भर में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। मिट्टी की जांच के लिए किसान को कुछ नहीं करना है। अधिकारी खुद आकर नमूने इकट्ठे करते हैं और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजते हैं। जांच के बाद मिट्टी के सैंपल की ताकत और कमजोरी की सूची बनाई जाती है। अगर मिट्टी में कुछ कमी है तो उसके सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं और उनकी भी सूची बनाई जाती है। तैयार रिपोर्ट को एक एक करके किसान के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाता है।
जांच के आधार पर ही किसान को बताया जाता है कि कौन कौन सा तत्व कितनी मात्रा में डालना है। महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तत्वों की जरूरत होती है। नमूने लेते समय ही किसान से पूछा जाएगा कि उसे कौन सी फसल उगानी है। जांच के बाद उसी फसल के हिसाब से किसान का पोषण तत्व डालने की सलाह दी जाती है। ये कार्ड पूरी तरह मुफ्त है। केंद्र और राज्य सरकारें इस पर आने वाला तमाम खर्च उठाती है। कार्ड लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इसकी वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अधिकारी फोन पर भी जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए है। पहला चरण 2015 से 2017 तक था। इसमें कुल 10 करोड़ 74 लाख कार्ड वितरित किए गए, जबकि 2017 से 2020 के बीच दूसरे चरण में 11 करोड़ 97 लाख 76 हजार 344 कार्ड बांटे गए। सरकार हर 3 साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराएगी। जाहिर है, जांच के बाद खेती की जाएगी तो न सिर्फ लागत घटेगी बल्कि पैदावार में भी इजाफा होगा। प्रधानमंत्री जी ने सभी किसानों के लिए अनिवार्य किया है, तो सभी के खेत में जाकर जो सुपरवाइजर है या और भी कृषि पर्यवेक्षक है वो जाकर उसके खेत में से मृदा का परीक्षण करते हैं और उसकी रिपोर्ट उनको लाकर देते हैं, जिससे उसकी मृदा के बारे में उसको जानकारी देते हैं। कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है, कौन से पोषक तत्व इसमें डालने हैं, कौन सी फसलें इसमें लगानी हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जिससे किसानों का फायदा होगा। सरकार की हमेशा यही कोशिश रही है कि देश के किसानों की आय दुगनी हो और वो दिनों दिन तरक्की कर सकें। ऐसे में सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती रहती है। सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं से देश के किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के बेहतर भविष्य के लिए बनाई गई एक योजना है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी अहम बातों के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% की आती है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1,76,000 करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187,03,000 केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं। जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में ये किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकता है। सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। अभी समय हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा विशेष कार्यक्रम जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें आत्मनिर्भर भारत। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय खरीफ फसलों में कीट रोगों के नियंत्रण और फसल में पोषण प्रबंधन करने का समय है। ऐसे में किसान भाई घर पर ही प्राकृतिक कीटनाशक बनाकर फसलों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं और नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करके फसल को उचित पोषण भी प्रदान कर सकते हैं। क्या फायदे हैं किसानों को नीम लेपित प्राकृतिक यूरिया से, आइए जानते हैं। नाइट्रोजन हमारी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया को यूज करने से फसलों को नाइट्रोजन तत्व मिलता है। पहले इस यूरिया की खाद के इस्तेमाल के बाद नाइट्रोजन तत्व फसलों को तुरंत मिलता तो था, पर जल्दी ही इसका असर कम हो जाता था। पर जब से नीम कोटेड यूरिया आया है, इससे नाइट्रोजन तत्व फसलों को धीरे धीरे उपलब्ध होता है और जो फसल के लिए फायदेमंद होता है। इससे यूरिया की खपत में भी कमी आई है। पहले गेहूं में प्रति एकड़ 100 किलो यूरिया डाला जाता था। अब नीम कोटेड यूरिया आने से प्रति एकड़ 90 किलो ही यूज हो रहा है। मैं गुरविंदर सिंह पिंड देसलपुर जिला जालंधर से हूँ। मैं खेतीबाड़ी करता हूँ। खेतीबाड़ी के साथ साथ और सहायक काम भी करता हूँ। जालंधर ज़िले में जितनी फसलें पैदा होती हैं, जैसे अब धान के बाद आलू बीजना है, आलू के बाद मक्की बीजते हैं, तरबूज लगता है, सब्जियां लगती हैं, सारी खेती होती है। सबसे पहले सरकार ने जो खाद भेजी है, नीम कोटेड खाद, जो बहुत बढ़िया आई थी। ये पहले प्राइवेट अदारों से आती थी, डीलरों से आती थी, वो इसका स्टॉक कर लेते थे। अब ये खाद डायरेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से प्राप्त होती है और ये जो नीम कोटेड खाद है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसके इस्तेमाल करते हुए हमें
3-4 साल हो गए हैं। हमारी सोसाइटी हमें उपलब्ध करवाती है। ये जो नीम कोटेड खाद है, इससे पहले और भी प्राइवेट खादें आती थीं। उनमें ज़्यादातर पाउडर होता था, बारीक होती थी, उन्हें खेत में डालने में दिक्कत आती थी, हाथों को भी वो काटती थी। यह खाद बहुत ही अच्छी है, इसका रिजल्ट भी अच्छा है। वो जो खादें आती थीं उनके मुकाबले नीम कोटेड का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। नीम एक तेजी से बढ़ने वाला पूर्ण पतझड़ पेड़ है जो लगभग 50 से 65 फुट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और कभी-कभी 115 से 131 फुट तक भी ऊंचा हो सकता है। इसके फूल सफेद और सुगंधित होते हैं और एक लटकते हुए पुष्प गुच्छ जो लगभग 25 सेंटीमीटर यानी 10 इंच तक लंबे होते हैं। इसका फल चिकना यानी अरोमिल गोलाकार से अंडाकार होता है और इसे निम्बोली कहते हैं। आयुर्वेद में नीम को बहुत ही उपयोगी पेड़ माना गया है। नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक है। नीम की दातुन करने से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है। नीम आयुर्वेद में एक औषधि है। इसका उपयोग करके किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नैम भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को घर बैठे अपनी उपज बेचने की सुविधा उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत देश की अलग-अलग मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ई-नाम योजना से जी हमें बहुत फायदा हुआ है। जैसे पहले हमारा प्रति एकड़ निकलता था 30,000 32,000, अब हमें 42,000 45,000 10-15 हज़ार रुपए का हमें प्रति एकड़ फायदा हो रहा है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। अब तक 1 करोड़ 68 लाख किसान कृषि उत्पादों के कारोबार से जुड़े। इंटरनेट से जोड़ी गई है देश की 585 मंडियां। ई-नाम का लक्ष्य है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने। किसान और खरीदार के बीच से ई-नाम ने दलाल खत्म कर दिए। इसका लाभ न सिर्फ किसानों बल्कि ग्राहकों को भी मिल रहा है। फसलों की ऑनलाइन बिकवाली के लिए देश भर में कृषि बाजार ई-मंडी खोल दी। धान की फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन के लिए विस्तार से जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह। इसमें जो समस्याएं हैं उसमें मुख्य रूप से आपका पत्ती लपेट और तना छेदक, ये 2 कीट आते हैं। इनका नियंत्रण आपको करना है और इसके अलावे जो फफूंद जनित बीमारियां हैं, और खासकर इस किस्म में तो फफूंद की बीमारी नहीं आई क्योंकि उसके लिए हमने बनाया है इसको, लेकिन और किस्में जो रुपाई विधि द्वारा भी किसान भाई लगाए हैं उसमें सीथ ब्लाइट और इसके साथ साथ ब्लास्ट यानी कि झोंका रोग, ये 2 प्रमुख समस्याएं हैं जो आने वाली हैं। ये देखिए, ये लक्षण जो है ये पत्ती का झुलसा रोग का है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो बीच का सिरा है पत्ती का वो वहाँ से सूखना शुरू होता है, किनारे सूख जाते हैं और इस प्रकार से ये नीचे की तरफ बढ़ता है। तो ये पत्ती के झुलसा रोग का जो है मुख्य लक्षण है। इस बीमारी के नियंत्रण के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन नामक दवा 6 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 200 लीटर पानी में डालकर के इसका छिड़काव करें तो इसका नियंत्रण हो जाएगा। और इसके प्रबंधन के लिए दूसरी जो सबसे जरूरी बात आपको करनी है वो ये है कि खेत में पानी थोड़ी देर के लिए आप निकाल दें, खेत को सूखा रखें और नत्रजन खादों का प्रयोग जो है उसको थोड़ा सा सीमित कर दें। अगर नत्रजन का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है तो पत्ती का झुलसा रोग बहुत ज़्यादा आता है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्ती लपेट और तना छेदक कीट का भी प्रकोप आप हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको जो है कई दवाएं हैं, जिसमें कि टेक्निकल अगर हम बात करें तो क्लोरेंटी यानी प्रोल, और ये कई नामों से आती है, फर्टेरा, कास्को, पदान, किल्डान, इस तरह की और दवाएं इसमें आती हैं जिनका छिड़काव आप कर सकते हैं करीब 4 किलोग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावे आपका जो है फ्लूवेंडामाइड एक दवा आती है जो फेम के नाम से बाजार में मिलती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं करीब 30 मिली
मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें तो इससे भी नियंत्रण होता है। अगर हम बात करें झोंका रोग की यानी ब्लास्ट की बीमारी की और इसके साथ साथ शीथ ब्लाइट की, तो उसके नियंत्रण के लिए आपको एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल ये दवा जो है एमिस्टार टॉप और गोडीवा सुपर के नाम से आती है। इसकी करीब 200 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें तो इसका अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। और साथ ही साथ जो एजॉक्सिस्ट्रोबिन है उसको टेबिकोनाजोल के साथ मिला करके फॉलिक्लोर एक दवा आती है जो कि 300 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी मिला करके इसका छिड़काव करें। आज के आत्मनिर्भर भारत खबर खेती की कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारे कार्यक्रमों को सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं या फिर DD किसान के YouTube चैनल पर भी आत्मनिर्भर भारत के सभी प्रसारित कार्यक्रम दोबारा देखकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। शिव भक्तों के मन में जो आदर काशी के लिए है, वही मान, वही आदर, वही सम्मान शिरडी और द्वारका माई के लिए होगा। मुझे उस पाखंडी फकीर को शिरडी से चलता करना ही पड़ेगा। माई, फकीरी से बढ़कर कोई दूसरी अमीरी हो ही नहीं सकती। तुम सबकी एक हुंकार भी मुट्ठी भर अंग्रेजों को यहाँ से भाग जाने पर मजबूर कर देगी। राम जी भला करेंगे। शिशुपाल, तुम ये क्या कह रहे हो? यह निर्णय हो चुका है कि वसुदेव श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। यह उचित निर्णय नहीं है। यह कपटी कृष्ण यह सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? प्रिय युधिष्ठिर, प्रतियोगिता आरंभ होने से पूर्व मैं एक तथ्य स्पष्ट कर देना चाहता हूं। खेल में पराजित हो गई वस्तुओं को स्वेच्छा से विजेता के अधीन सौंपना होगा। बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।